गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में नए चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को समझने की कोशिश करेंगे। या आज हम इस श्रृंखला में ऑर्गेनिक श्रृंखला में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में जो है उसमें मैंने पहले ये थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं और इन चीज़ों को हम समझने का आज प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये ब्राजीलियस करके मैंने कुछ लिखा हुआ है। इस ये ब्राजीलियस का क्या मतलब था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से नहीं बच्चों, न जाने बहुत पुराने टाइम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है। पर इसमें अलग अलग साइंटिस्ट अपने समय में अलग अलग रिवॉल्यूशंस लेके आए और उन्होंने केमिस्ट्री को या ऑर्गेनिक को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया और उसमें सुधार किए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले पुराने ज़माने में ये समझा जाता था कि ये केवल लिविंग थिंग्स से, यानी जीवित चीज़ों से ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं। जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनमें, लिविंग थिंग्स में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, ये पहले ज़माने में माना जाता था। मगर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम ब्राजीलियस था, और ब्राजीलियस ने फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ कर दिया? लैब में कर दिया। और जैसे ही लैब में फॉर्मेशन ऑफ यूरिया हुआ, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के कारण इन्होंने प्रीवियस जो थ्योरीज चलती आई थी, जो पहले से लोगों का भ्रम चलता आया था, उसको दूर किया और इन्होंने लैब में यूरिया को तैयार करके एक चेंज ले आए। इसका मतलब यहाँ पे एक पुरानी थ्योरी गलत साबित हो गई कि केवल लिविंग थिंग्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं निकाले जा सकते या उसमें केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पाए जाते। फिर इसके बाद ब्राजीलियस एक बहुत बड़ा नाम था। इनको चैलेंज करना भी एक सामान्य बात नहीं होती। अब इन्होंने ये तो चेंज ये लिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी तैयार किया जा सकता है, यानी केवल लिविंग थिंग्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पाए जाते, और भी चीज़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जा सकते हैं। फिर क्या हुआ, एक जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोल्बे, कोल्बे आए और कोल्बे ने थोड़ा सा इस डेफिनेशन में चेंज किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, यानी एक और रेवोल्यूशन। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समय समय पर रिवॉल्यूशंस आते रहे। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार कर दिया। यानी अब क्या थ्योरी बन चुकी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी तैयार किया जा सकता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनाए जा सकते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ओवरऑल क्या समझे जा सकते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन उसका देना ठीक नहीं होगा। अगर हम जनरल डिफाइन उसको करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाता है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग करते क्या हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, देखिए, कार्बनिक रसायन से मतलब यहां से कार्बन से है, यानी कहीं पर भी आपको कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना हो तो वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आखिर कार्बन है क्या? देखिए, कार्बन को भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। बहुत बेसिक से मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और जिसको अगर ये भी नहीं पता तो सिर्फ इतना समझ लें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ये कितने बॉन्ड बनाता है। एक्चुअल में अभी तक 12th क्लास में अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि हर कंपाउंड का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कंपाउंड कितने बॉन्ड बनाता है। मगर आपको अगर इतना भी नहीं आता है तो आप सिर्फ कार्बन को फिलहाल देख लीजिए, इतने से काम शायद चल सकता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, और 6 होने के कारण इसको हम 1s2 2s2 2p2 लिखते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट, क्योंकि एक्साइट 2s और 2p की बात हो रही है,
2s और 2p का एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, यहाँ पे फ्री एक्साइटेशन पॉसिबल होता है। ये सब बातें कहाँ की हैं? ये सब बातें केमिकल बॉन्डिंग की हैं। फ्री एक्साइटेशन, तो फ्री एक्साइटेशन का मतलब यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन उछल कर चला जाएगा 2p में और ये बन जाएगी इसकी एक्साइटेड स्टेट, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन है, अगर मैं CH4 लिखूं तो हाइड्रोजन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरीके से हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर बन जाएगा कंपाउंड आपका CH4। ओवरऑल क्या बात हमको समझ में आई कि कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और बॉन्ड कितने बनाता है कार्बन? बॉन्ड भी कार्बन 4 बनाता है। 4 बॉन्ड हम लोगों को कार्बन के बनाने होंगे। ठीक हो गया। अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर को। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को देखने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। धीरे धीरे चैप्टर को समझेंगे, कोई भी डाउट आएगा तो यहाँ पर हम लोग आज क्लियर कर देंगे। देखिए बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, एक्चुअल में हेलो एल्केन्स होते क्या हैं? हेलो का मतलब होता है हेलोजन से, हेलो का मतलब होता है हेलोजन से, और हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से, और आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा एक्स यानी हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 कंपाउंड होते हैं जिनको हेलोजन की फैमिली में रखा गया है। एक और कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टाटाइन। ये क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम इसको हेलोजन की श्रेणी में नहीं लेते हैं। तो ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही रिएक्ट करेंगे, यही सब कुछ इनको हमको स्टडी करना है। तो हेलोजन ये हो गए। और एल्केन्स, एल्केन का मतलब क्या होगा? एल्केन्स का मतलब वो कंपाउंड जो CnH2n+ इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे। तो इस टाइप के कंपाउंड यानी CH4 हो गया, C2H6 हो गया, इस टाइप के कंपाउंड्स एल्केन होते हैं। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं और यही आपके कहलाते हैं एल्केन्स। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर मैं बात करूं एग्जांपल से, तो हेलो एल्केन क्या होगा? अगर आपके पास सपोज दैट यहां पर CH3, CH2 और CH3 है, बीच के कार्बन ने CH2, 2 बॉन्ड क्यों बनाए हुए हाइड्रोजन के साथ में? क्योंकि 2 बॉन्ड वो कार्बन के साथ में बना चुका है और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर क्या होगा? अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए और इसकी जगह पे Br जुड़ जाए तो ये था एल्केन, ये था सामान्य एल्केन। इसका नाम होता है प्रोपेन। और प्रोपेन्स के एक हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं यहाँ पे CH3, CHBr और CH3 लिख दूं तो ये आपका हो जाएगा हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। हेलो एरीन क्या होगा? हेलो एरीन एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा। हेलो एरीन क्या होगा? अगर हमारे पास कोई एरीन रिंग, एरीन का मतलब बेंजीन से है, यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन Br के साथ में कराई जाए और ये Br किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, क्योंकि देखिए बेंजीन में C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 6 की 6 पोजीशन पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को ये निकालेगा और यहाँ पर उसकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा? यहाँ पे उसकी जगह पे जुड़ जाएगा Br। तो यहाँ पे Br जैसे ही जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे हम हेलो एरीन्स। इसको क्या बोलेंगे हम? हेलो एरीन्स बोलेंगे। देखिए बच्चों, ये होते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। क्या हमको इसमें केवल इतना स्टडी करना है? नहीं, इसमें पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से बोर्ड में आता ही आता है कि नोमेनक्लेचर डिफाइन करो। या तो ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर, या फिर इनऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर आपके पास आएगा ही आएगा। ये बोर्ड का एक क्वेश्चन हर बार का होता है, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का यही होता है। देखिए अब हम लोगों को इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ये मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन आपको कराया था, ये देखिए ये बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है कि ये क्या हेलो एल्केन्स और क्या हेलो एरीन्स होते हैं। अब हमको ब्रॉड क्लासिफिकेशन करना है। आइए समझते हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या होगा इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन। देखिए
देखो, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन को कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यानी एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखूं तो CH4, हेलो एल्केन्स भी इसी की श्रेणी में आ जाएगा। CH3Br अगर मैं लिख दूं और हेलो एरीन भी मैं आपके सामने लिख दूं, तो ये सारे के सारे एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आ जाएंगे। मतलब हमको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ना है, तो उसको समझने के लिए हमको हेलो हाइड्रोकार्बन को समझ लेना है, और हाइड्रोकार्बन के अंदर ही आपका हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का भी नोमेनक्लेचर आ जाएगा। जैसे बेसिक नोमेनक्लेचर हम समझेंगे तो उसी की श्रेणी में आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का नोमेनक्लेचर भी आ जाएगा। देखिए, ये तो थे हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या बताया? हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन से जो भी कंपाउंड बनेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे। क्या आपका NH3 एक हाइड्रोकार्बन है? देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां पर कार्बन प्रेजेंट होता है, यहाँ कार्बन ही नहीं है। अगर मैं PH3 की बात करूंगा तो PH3 भी एक ड्रैगो कंपाउंड है, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये ऑर्गेनिक की श्रेणी में नहीं आता है, ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। अब हमको हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कर लेना है। क्या होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स? आइए जानते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लेना है। हाइड्रोकार्बन को हम बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई कर लेते हैं। दो टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे होते हैं, मतलब इसी का नाम है, दूसरा नाम इसका है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक, एक मिनट, स्पेलिंग का थोड़ा झोल हो सकता है। दूसरा इसका नाम होता है एसाइक्लिक। हाँ, अब ठीक है, एसाइक्लिक। और इसी को हम बोलते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये ओपन चेन वाले आपके होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा अगर मैं बात करूं क्लोज चेन की मैं बात करूं तो क्लोज चेन यानी रिंग को, क्लोज चेन में रिंग की बात हम लोग करते हैं। रिंग चेन, जो रिंग की फॉर्म में हो जो चेन, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। या फिर इसी को हम साइक्लिक बोल देते हैं, या फिर इसी के अंदर हम पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को। क्लोज चेन में आपका आ जाता है कौन कौन से? क्लोज चेन में आपके आ जाते हैं, एक तो एलिसाइक्लिक, और दूसरा आ जाता है आपका एरोमेटिक। आपको मेनली एरोमेटिक की डिस्कशन यहाँ पे करनी है। ओपन चेन का अगर मैं बात करूं, ओपन चेन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ओपन चेन का मतलब किस तरीके के कंपाउंड से होता है? ओपन चेन का मतलब ये है जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड रहे। यहाँ पे पूरी वैलेंसी, ये ना सोचें कि सर ने केवल यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन का, यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होंगे। वैलेंसी किस तरीके से हो जाएगी? पहले कार्बन के जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इस तरीके से आप लोग समझेंगे, ठीक है। मैंने केवल बेसिक लिखा है कि होता क्या है, होता क्या है आप लोगों ने समझ लेना है। इतना समझ लीजिए कि कार्बन ओपन चेन की फॉर्म में यहाँ पे लिखा मिलेगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जहाँ पे ओपन चेन की फॉर्म में हों, ये होते हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरे वाले क्लोज चेन रिंग वाले जो होते हैं, क्लोज चेन यानी जो रिंग वाले होते हैं, उसमें आते हैं एक एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक होते क्या हैं? एलिसाइक्लिक का मतलब इस तरीके से है जहां पे रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस मैं आपको जीओसी में करा चुका हूं। रेजोनेंस जहां पे नहीं होता है वो होते हैं एलिसाइक्लिक। इसका मतलब यहाँ पे दो टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा?
होमोसाइक्लिक में अगर मैं रिंग को बनाऊं तो यहाँ पे सारी के सारे एक जैसे एटम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कहते हैं हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम इसको कहेंगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे इस तरीके के कंपाउंड में बना दूं, यानी मेरे पास यहाँ पे कार्बन हो, कार्बन हो, कार्बन हो, कार्बन हो, पर ये देखिए एक नाइट्रोजन भी यहाँ पे आ चुका है, यानी सारे के सारे एटम एक जैसे नहीं हैं, सारे के सारे एटम एक जैसे नहीं हैं। और अगर एक जैसे एटम नहीं होते हैं तो वहाँ पे उसको बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये किसकी कैटेगरी में आ गए? एलिसाइक्लिक की। एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें रिंग के साथ में रेजोनेंस भी हो रहा हो, रेजोनेंस भी हो रहा हो, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड भी दो तरीके से आप लोगों को समझने हैं, लेने हैं। एक होते हैं होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, और एक होता है हेट्रो एरोमेटिक, हेट्रो एरोमेटिक। होमो और हेट्रो ग्रीक लैंग्वेज के टर्म है। होमो का मतलब होता है सेम, सेम के लिए हम होमो का यूज करते हैं, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट के लिए हम हेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। अब इस वाले पोर्शन को मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा, और यहाँ पर भी जो क्लासिफिकेशन होगा उसको भी मैं अगले स्लाइड में समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगर मैं ओपन चेन की बात करूं बच्चों, तो ओपन चेन का भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपके पास आ जाती है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, और एक आ जाती है आपके पास ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन। यहां पे आपके पास एक आ जाती है ब्रांच्ड चेन, यानी एक स्ट्रेट पढ़ेंगे हम लोग और एक ब्रांच चेन हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो इसको, इसको और एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग अगली स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं इसी स्लाइड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इन सबको मिटा देता हूँ। जो हम समझ चुके हैं वो हम मिटा देंगे। जिनको रेजोनेंस नहीं आता है वो रेजोनेंस के लिए मेरे जीओसी के लेक्चर देख सकता है, वहां पे मैंने रेजोनेंस आप लोगों को समझाया हुआ है। देखिए अब क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन, ये किसके अंदर है? एलिफैटिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। एलिफैटिक के अंदर दो टाइप से हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है। वैसे तो जो इसका दो टाइप से आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। एक होता है आपका सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पे कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और सिंगल का ही फर्दर क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं साइक्लिक, और साइक्लिक नहीं, स्ट्रेट और ब्रांच। मतलब इन दोनों का फर्दर क्लासिफिकेशन, दोनों का ही। अगर सैचुरेटेड की मैं बात करता हूं तो सैचुरेटेड में कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। यानी अगर आपके पास एग्जाम्पल लिखा जाए तो आपके पास कोई स्ट्रेट चेन हो, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे देखिए कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहेंगे? यहाँ पर भी कार्बन की ओपन चेन ही होती है, मगर यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को एल्कीन और एल्काइन कहते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले को एल्केन हम लोग कहते हैं। अब इन दोनों का फर्दर क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है वो किस तरीके से किया हुआ है? स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड, ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। स्ट्रेट चेन जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 को हम लोग बोल देते हैं पेंटेन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या बोल देते हैं? पेंटेन बोल देते हैं, पेंटेन, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन का एक एग्जाम्पल है।
इसको बोल देंगे हम पेंटेन। और ब्रांच चेन क्या हो गई, अगर मैं यहीं पे कोई आपका कोई ग्रुप जोड़ दूं तो इसको बोल देंगे 1 2 3 4 5 6, इसको बोल देंगे हम लोग आइसो हेक्सेन और आइसो वगैरह, ये सब मैं आपको समझाऊंगा, ये नोमेनक्लेचर आएगा कहाँ से। बस पेशेंस के साथ आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने जा रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे थे। एरोमेटिक कंपाउंड हम लोगों के क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका होमो एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। और दूसरा है आपका हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर भी आप लोगों के पास सिंपल रिंग होगी पर इसमें सारे के सारे कार्बन ही होंगे, यानी बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें से भी अगर हम बात करें तो ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और अगर मैं बात करूं हेट्रो एरोमेटिक की, यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन जोड़ दिया है, यहाँ पे इसके लोन पेयर हैं, यहाँ पे ये इस कुछ इस तरीके से लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, देखिए, या फिर कुछ इस तरीके से हम लोग बना देते हैं इसको। यहाँ पे कुछ मैं इस तरीके से इसको बना देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जोड़ दिया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल सिंगल। अब यहाँ पे कार्बन के साथ में, कार्बन तो है ही है, पर कार्बन के साथ में नाइट्रोजन भी आपका जुड़ चुका है, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। मगर आप लोग क्या देखेंगे, इसमें आपका नाइट्रोजन भी आ चुका है, तो ये हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक हम लोग 11th क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, अब मेरे हिसाब से उसको डिस्कशन का पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में, देखिए एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये बेसिक पार्ट था, इसमें अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो भी गया है तो वो आगे चल के आपका क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। यहाँ पर वैसे कन्फ्यूज़न होना तो नहीं चाहिए, अगर हो भी गया है तो वो आपका आगे चल के क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, मेरे को एक्चुअल में डिस्कस करना है किसको, एलिफैटिक को मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। एलिफैटिक की मैं बात करूँ तो एलिफैटिक को मैंने अभी बताया है कि दो टाइप से डिस्कस क्लासिफाई किया गया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एलिफैटिक वाले क्या हो गए, एलिफैटिक का मतलब ये हो गए ओपन चेन। ओपन चेन में भी अगर कार्बन के ऑल फोर बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, अगर चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल होगा। और सारे बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वो आ जाता है किसकी कैटेगरी में, एल्केन की कैटेगरी में। और एल्केन को, इसका मतलब हमको सबसे पहले डिस्कस कर लेना है एल्केन्स को। एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला वेट, देखिए जनरल फॉर्मूला, इसको गर्लफ्रेंड कतई भी ना समझे, ये जनरल फार्मूला है। और जनरल फार्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2। यानी इस फॉर्मूले को जो कंपाउंड सेटिस्फाई करते हैं, या इनमें हम n की जगह में 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर नंबर पुट करें तो वो कंपाउंड जो बनेगा वो कंपाउंड एक एल्केन कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड एल्केन होगा। और एल्केन का सफिक्स होता है हमारे पास एन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों के लिए लिख के देखूं, यहाँ पे एन क्या होता है, पहले एन को समझ लेते हैं। एन होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से।
तो अगर मैं n इक्वल टू 1 लिखूं तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, C1H2 इंटू 1 प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C1H4 यानी CH4। और CH4 को हम जानते हैं, इसको एक कार्बन को बोलते हैं मेथ और एल्केन का सफिक्स एन, तो इसका नाम हो जाएगा मैथेन। इसको बोलेंगे हम मैथेन। मैथेन को अगर हम खोल के लिखा जाए, हम अगर इसको खोल के लिखने का प्रयास करें तो खोल के इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। और जिनको बच्चों ये भी नहीं पता है, मैं बेसिक से देखो, बेसिक से लेके हम लोग चल रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n इक्वल टू जब 1 हो यानी कार्बन एक हो तो होता है मेथ, दूसरे कार्बन n इक्वल टू 2 हो तो इसको बोलते हैं एथ, n इक्वल टू 3 हो तो इसको बोलते हैं प्रॉप, n इक्वल टू 4 हो तो इसको बोलते हैं ब्यूट, n इक्वल टू 5 हो तो इसको बोलते हैं पेंट, n इक्वल टू 6 हो तो इसको बोलते हैं हेक्स, n इक्वल टू 7 हो तो इसको बोलते हैं हेप्ट या सेप्ट, आपकी इच्छा है। यहाँ पे कई बुक्स हेप्टेन लिखती हैं और कई बुक्स आपकी सेप्टेन लिखती हैं, तो आपको आपकी इच्छा है, चाहे आप हेप्टेन लिख लें चाहे आप सेप्टेन लिख लें, बात एक ही है। और n इक्वल टू अगर 8 की मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे ऑक्ट, n इक्वल टू 9 की बात करूं मैं तो इसको बोलेंगे नॉन, और n इक्वल टू 10 की बात मैं करूं तो इसको बोलेंगे डेक, n इक्वल टू 11 की बात करूं तो इसको बोलेंगे एंडेक, और n इक्वल टू 12 की बात मैं करूं, n इक्वल टू 12 की बात मैं करूं तो इसको बोलेंगे टू डेक, इसको बोलेंगे टू डेक। तो ये इस तरीके से होता है। तो अगर मैं बात करूं, अब मैं नए कंपाउंड की बात कर लेता हूं, वही n इक्वल टू 2 अगर मैं रखूंगा तो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n प्लस 2, और यहाँ पे हम रख देंगे C2H2 इंटू 2 प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका C2H4 प्लस 2 यानी C2H6। और C2H6 यानी C2H6 को हम क्या कहेंगे, देखो दो कार्बन आ गए हैं तो दो कार्बन से मतलब आपका ये हो जाएगा एथ, और यहाँ पे लिख देंगे हम एन, सफिक्स होता है एन, सफिक्स होता है हमारे पास एन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एथेन, यहाँ पे हम लिख देंगे एथेन। तो आपका एथेन ये बन चुका है। इसको अगर मैं खोल के लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं C2H6 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, C2 को यहाँ पे हम CH3 बॉन्ड CH3 लिखेंगे, यानी ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। आपको पता है कि कार्बन दो बॉन्ड बनाता है, कभी इसको गलत ना कर दें, कहीं ऐसे आप इसको ये अगर आप लोग करने लगे कि भाई इसको इस पे कहीं दो ही चिपका दिए और इस पे आपने क्या कर दिया, इस पे 4 चिपका दिए, और तो देखो बेटा यहाँ पे ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, एक तो इसने ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और एक बॉन्ड ये बना चुका है, यानी 5 बॉन्ड तो एक बना चुका है, एक बेचारा 3 ही बना रहा है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, आपको कार्बन की वैलेंसीज का ध्यान रखना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो आपको किस तरीके से लिख लेना है, C2H6 को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3। अगर आप इसको खोल के लिखना चाहें तो खोल के आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। n इक्वल टू 3 की मैं अगर बात करूं तो 3 में आप लोग क्या कर लेंगे, n इक्वल टू 3 में आप लोग लिखेंगे CnH2n प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा C3H2 इंटू 3 प्लस 2 यानी C3H8, और C3H8 को हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे 3 को क्या कहेंगे हम, प्रॉप, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा प्रॉप, और एल्केन का तो एन, तो प्रोपेन C3H8 को कहेंगे हम लोग, और प्रोपेन कहेंगे तो इसको हम खोल के कैसे लिख लेंगे, तो इसको लिख लेंगे हम CH3 CH2 CH3। देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला बरकरार है, C3H8 आपका बरकरार कुछ इस तरीके से, ये आपका C3H8 हो चुका है। तो ये C3H8 आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से बन चुका है, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, मेथ एथ प्रोपेन, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोपेन। अगर मैं खोल के इसको आप लोगों के सामने लिखूं तो ये खुला हुआ स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरीके से हो जाएगा
ओपन स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका C3H8। ये C3H8 कुछ इस तरीके से नजर आएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड वो इस तरीके से पूरे करेगा। तो ऐसे ही मैंने 3 कंपाउंड तक n=3 तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो n=3 से n=12 तक आप लोगों को खुद से घर में प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं एल्कीन की तरफ। देखिए इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब यहाँ पे बच्चों ये ABCD ही है, ABCD तो आपको आता है। तो अगर मैं बेसिक स्टार्ट कर दूंगा तो जितनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं तो वहाँ पे केवल फॉर्मूला में पुट करना है, नेम आएगा वो लिखना है और स्ट्रक्चर लिख देनी है, तो वही तुम्हारा एल्केन हो जाएंगे सारे के सारे। n=12 तक आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मैं चलता हूं अनसैचुरेटेड की तरफ। एलिफेटिक में मैं बात करूंगा अब अनसैचुरेटेड की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? जहां पे मैंने कहा था देखिए ओपन चेन तो होगी, क्योंकि अनसैचुरेटेड एलिफेटिक का ही पार्ट है, तो ओपन चेन तो पक्का होगी। मगर ओपन चेन में कई तरीके से हो सकते हैं, यानी कार्बन का या तो हो सकता है कि इस ओपन चेन में कार्बन के प्रत्येक कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हों, यानी हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हों, आपस में सिंगल बॉन्ड बनाए हुए। तो ये तो थी सैचुरेटेड की बातें। ये देखिए यहाँ पे हर कार्बन ने, ऊपर आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, सिंगल हाइड्रोजन के साथ में सिंगल ये सिंगल ये सिंगल ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। मगर ये ओपन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ पे डबल आ जाए, यहाँ पे ट्रिपल आ जाए। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं पे आने लगे तो उनको कहेंगे हम अनसैचुरेटेड, और उनको अलग से स्टडी करेंगे हम लोग। तो अलग से स्टडी करेंगे तो समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं डबल बॉन्ड की कैटेगरी को। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यदि कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया आपस में, ओपन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो इसको बोलते हैं हम एल्कीन्स। इसको बोलेंगे हम एल्कीन्स। क्या बोलेंगे इसको? एल्कीन्स बोलेंगे। और एल्कीन को कैसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे? एल्कीन को हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इस तरीके से। एल्कीन होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसका जनरल फॉर्मूले की बात करें GF गर्लफ्रेंड, जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n, ठीक है। ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। और सफिक्स की मैं बात कर लूंगा तो सफिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसका सफिक्स हो जाता है ईन। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n और सफिक्स हो जाएगा इसका ईन। तो देखिए क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या मैं n=1 से स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। एल्केन में क्या था कि कार्बन चारों बॉन्ड उसके सिंगल बॉन्ड हो सकते थे। तो ये 1 से n=1 से यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। n=1 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो n=1 से यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। इसको हम मैथेन कह रहे थे पहले, अभी आप लोग देख चुके थे। अब अगर मैं एल्कीन की बात करूंगा तो मैंने कहा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड होता है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होने चाहिए। यानी यहां शुरुआत होगी n=2 से, और n=2 से अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। CnH2n फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H2 यहाँ पे हो जाएगा आपका C2H4, और C2H4 को हम क्या बोलेंगे? नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए आता था एथ, और यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे इसका सफिक्स है ईन, तो इसका नाम हो जाएगा एथईन। और ये कैसे बन जाएगा? यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से बन जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से C2H4 का स्ट्रक्चर आपको कुछ दिखेगा। ये आपका उसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा। इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये इसको बोलते हैं हम BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन कहता है कि जहां पर लाइन शुरुआत हो रही हो, जहां पे खत्म हो रही हो, यानी लाइन की शुरुआत
कहीं पे हो रही हो, लाइन कहीं पे खत्म हो रही हो, कहीं पे बैंड हो, बैंड, तो वहां पर भी कार्बन पक्का होता है। यानी देखिए यहाँ पर BLN कहता है लाइन शुरुआत में, लाइन खत्म में, और कहीं पे बैंड होगा तो वहां पे कार्बन होगा। और कार्बन के जितने बॉन्ड बने हुए हैं वो ठीक है, पर कार्बन के जितने बॉन्ड रह जाते हैं वो हाइड्रोजन से पूरे होंगे। यानी यहाँ पे शुरुआत में कार्बन था, डबल बॉन्ड रहा होगा, इसको मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे कार्बन होगा। अब यही कहता है कि कार्बन के जितने बॉन्ड बन गए, उसके बाद जो बच गए वो हाइड्रोजन से पूरे कर लो। तो देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन रख लिया, इधर हाइड्रोजन रख लिया। इसका मतलब पहले वाले स्ट्रक्चर और इसको देखिए दोनों के दोनों सेम है, तो BLN इसको इस तरीके से भी लिखता है। ये हो जाएगा आपका एथीन। एथीन आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ये हो जाएगा आपका एथीन। अगले पेज में चलते हैं। n इक्वल टू में 3 की अगर मैं बातें करूंगा, n इक्वल टू में 3 की बातें करूंगा, तो यहाँ पे रख लेंगे फॉर्मूले में CnH2n। अब CnH2n में रखेंगे हम लोग तो C3H2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, C3H6। कैसे रख लेंगे, आपने कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपली यहाँ पे 1, 2 और 3 कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड बनाना है, फिर आप किसी के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, और बाकी एक डबल बॉन्ड बनाने के बाद आप वैलेंसी को पूरी कर दीजिए। ये वाला पहला कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है कार्बन के साथ में, यानी तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन होगा। दूसरे वाले कार्बन को देखिए, इस कार्बन को यहाँ पे 1, 2 और 3 बॉन्ड, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे ये बॉन्ड बना चुका है, यानी यहाँ पे चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में होगा। और इस कार्बन को, जो थर्ड वाला कार्बन है, इसको देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये बना चुका है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में होगा। तो आपको आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से नजर आने लगेगा, आपको आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से नजर आने लगेगा। और इसको आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ये आपका कंपाउंड आपका हो जाएगा। इसको C3 को क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे प्रॉप, और यहाँ पे आ जाएगा ईन। तो डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे ईन आएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। और अगर मैं BLN नोटेशन की बात करूँ तो BLN में आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे शुरुआत हो रही है लाइन की, तो यहाँ पे कार्बन होगा। देखिए मैं आपको इसको तरीके से समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे लाइन की शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे कार्बन होगा, फिर यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा। तो ये आपका क्या हो गया, इस कंपाउंड को आप लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोपीन ये भी है और प्रोपीन आपका ये भी है, दोनों प्रोपीन ही, एक ही स्ट्रक्चर है दोनों। अब कैसे हैं, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, 1, 2, 3। ऊपर वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बना चुका है, यानी 1 हाइड्रोजन, और 2 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, यानी 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड सबके पूरे। अब यही स्ट्रक्चर ये है, यानी पहला स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से आपने C3 के लिए भी, n इक्वल टू 3 के लिए भी एल्कीन बना दिया। मैं एक और डिस्कस कर लेता हूँ n इक्वल टू 4 के लिए, एक और डिस्कस कर लेता हूँ n इक्वल टू 4 के लिए। फॉर्मूले रखिए, CnH2n रखा, CnH2n रखा, C4H2 इंटू 4, यानी ये हो जाएगा C4H8, और C4H8 को हम लोग कहेंगे क्या, इसको बोलेंगे ब्यूटीन। ब्यूटीन, और कैसे बनेगा ये ब्यूटीन, आपने 4 कार्बन रख लेने, 1, 2, 3 और 4, और कहीं पर भी डबल बॉन्ड रखिए, बाकी हाइड्रोजन से पूरे 1, 2, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। इस कार्बन को देखिए, सेकंड वाले को इसने 3 बॉन्ड बना रखे, यानी 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए, यानी 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा आपका ब्यूटीन। यानी इसको आप लिख सकते हैं CH3, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। और इसको BLN नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ब्यूटीन। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड आ गया यानी ब्यूटीन। ये और ये स्ट्रक्चर एक जैसे स्ट्रक्चर हैं। तो ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके क्या, ये हो जाएंगे आपके एल्कीन्स, ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके एल्कीन्स। तो ये और ये स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर है। तो ये मेरे हिसाब से एल्कीन भी समझ में आ चुका होगा। तो एल्कीन भी मैंने n इक्वल टू 4 तक आप लोगों को समझा दिया है। तो आपको n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 12 तक इसको भी प्रैक्टिस में ले आना है, कर लेना है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में,
लास्ट अनसैचुरेटेड में ही, अनसैचुरेटेड में मैंने कहा था अनसैचुरेटेड में हो सकता है कार्बन की ओपन चेन में या तो डबल बॉन्ड आ जाए या फिर कुछ इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्काइन। यहाँ पे हम बात करने लगेंगे एल्काइंस की। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एल्काइन की बात हम लोग करेंगे। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी इस फॉर्मूले को जो सेटिस्फाई करे, इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यूज रखेंगे और n की वैल्यू रख के जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो एल्काइन का फॉर्मूला होगा। यानी कैसे होगा, देखिए अगर मैं जनरल फॉर्मूला और इसकी सफिक्स की बात हम लोग करेंगे तो इसके कंपाउंड के लास्ट में लग जाता है आइन, YNE आइन। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं देखिए यहाँ पर भी n=1 से नहीं बल्कि n=2 से शुरुआत होगी। क्यों शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसी को हम कहते हैं एल्काइन। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 होने चाहिए, यानी n=2 से यहाँ पे भी शुरुआत हो जाएगी। और n=2 आप फॉर्मूले में रखेंगे तो Cn यानी 2H2 × 2 + -2, तो ये हो जाएगा C2H2। तो C2H2 को आप कैसे बना देंगे, 2 कार्बन लगाने हैं, 2 ही कार्बन हमारे पास है, तो दोनों के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर चिपक जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर। ये हो जाएगा आपका एथाइन का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा आपका इथाइन का स्ट्रक्चर, ये है आपका इथाइन का स्ट्रक्चर। तो शायद हम होपफुली आपकी इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। n=3 के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं और n=4 के लिए भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन कर लूँगा। तो n=3 के लिए क्या करेंगे, CnH2n-2, तो यहाँ पे C3H2 × 3 - 2 यानी C3H6 होता है, -2 4 हो जाएगा। C3H4 कैसे लिखेंगे, C3H4 को C किसी के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी हाइड्रोजन से पूरी कर लीजिए 3, और यहाँ पे ये कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है तो इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन। यानी ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड को आप लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कंपाउंड हो जाएगा आपका इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे प्रोपाइन, ये हो जाएगा प्रोपाइन। BLN नोटेशन कैसे हो जाएगा, BLN नोटेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आपका BLN नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको ही बोलेंगे इथाइन, क्या नाम बोल रहा हूँ यार मैं, इथाइन नहीं, इसको बोलेंगे प्रोपाइन, इसको बोल देंगे प्रोपाइन। n=4 की बात सेम एज इट इज, CnH2n-2 और C4H2 × 4 - 2 यानी C4H8-2 यानी H6। क्या लिख लेंगे, 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे पूरे इस कार्बन ने भी और इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और CH3 इसका नाम हो जाएगा मेथेट्रोब्यूट, यानी ब्यूटाइन नाम हो जाएगा इसका। BLN की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन है क्या, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है भाई, हमको कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ने ना पड़े। अपनी सहूलियत के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, BL बना दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 रखेंगे, 5 को हटा देंगे, ये 5 बन रहा था तो यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे, तो ये चौथा कार्बन आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो यही तुम्हारा शॉर्ट में आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ब्यूटाइन को इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहीं पे आपका एल्केन एल्कीन एल्काइन का खात्मा होता है। तो आप लोग समझिए एल्केन क्या होगा, एल्केन होगा CnH2n+2 फॉर्मूले को जो सेटिस्फाई करे वो होता है एल्केन। एल्कीन क्या होंगे, एल्कीन होंगे जो CnH2n रूल को सेटिस्फाई करे। और एल्काइन क्या होंगे, एल्काइन वो कंपाउंड्स होंगे जो CnH2n-2 फॉर्मूले में रख के जो कंपाउंड्स बनेंगे वो होंगे आपके एल्काइंस। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब इनके नाम आपको पता होने चाहिए थे, इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये समझाया है, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं, और आगे मैं डिस्कशन करूँगा
आगे मैं डिस्कशन करूंगा किसके बारे में, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम तीन टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी प्राइमरी कार्बन, यानी इसको शॉर्ट में 1 डिग्री बोलते हैं। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेकेंडरी कार्बन, और इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री। थर्ड होता है आपका एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट वेट, ठीक है। थर्ड होता है आपका टर्शरी टर्शरी टर्शियरी कार्बन। देख लीजिए, स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अगर कहीं पे आपको दिखे तो। चौथा हो जाएगा क्वाटरनरी। देखिए, ये वो क्वार्टर नहीं है जो आप लोग अमूमन यूज़ करते हैं, ये उस चीज़ का क्वार्टर नहीं। ये आपको पता लगेगा अभी। क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन एटम को, ठीक है। ये 4 कार्बन एटम होते क्या हैं, कार्बन का टाइप बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, 1 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे, यानी प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री। 1 डिग्री किसको बोलते हैं, इफ देखिए यहां पे मैंने CH3 जोड़ा और यहां पर मैंने CH3 जोड़ दिया। यहां पर एक कार्बन एटम सिंगल एक कार्बन एटम से अटैच है। यहां पे ये कार्बन एटम दोनों साइड से किसी को भी देख लीजिए आप, चाहे इसको देख लीजिए चाहे इसको देख लीजिए। देखिए ये कार्बन, इसको ए ले लेता हूं मैं, बी वाले को देखिए, बी वाला कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच है, और ए की रिस्पेक्ट में देखूं तो ए भी सिंगल कार्बन से अटैच है। जब कोई एक कार्बन एक ही कार्बन एटम से अटैच होता है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, यानी प्राइमरी कार्बन इसको बोल देते हैं हम लोग। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, चर्चाओं का सिलसिला बना रहेगा। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, यानी 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन होगा। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, इसके बाद डिस्कशन करते हैं। 1 सेकेंड आप लोग रुक जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी कार्बन किसे कहेंगे बच्चों, सेकेंडरी कार्बन होगा कि अगर आपका कोई कार्बन एटम 2 कार्बन से अटैच्ड है, CH3 से, और इधर CH3 से इधर मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। तो देखिए ये वाला कार्बन, अगर मैं सेकेंडरी कार्बन की बात करूं, तो सेकेंडरी कार्बन ये वाला होगा, क्योंकि ये कार्बन एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से एक टाइम पे जुड़ा हुआ है। तो जब एक कार्बन एटम 2 कार्बन से एक टाइम पे जुड़ा हुआ होता है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये 1 डिग्री होंगे। हाँ, ये 1 डिग्री होगी, क्योंकि ये कार्बन सिंगल इसी कार्बन से, ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़े हुए, इस कार्बन से, याद रखना इस कार्बन से, यानी ये वाला भी 1 डिग्री होगा, ये वाला भी 1 डिग्री होगा, और बीच वाला 2 डिग्री होगा। फिलहाल हम इनकी चर्चाएं नहीं कर रहे हैं तो इनको मिटा देते हैं। 2 डिग्री कार्बन आपका ये हो जाएगा। अगर मैं 3 डिग्री यानी टर्शरी की, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, 3 डिग्री कार्बन यानी टर्शरी कार्बन को मैं लिखूं तो टर्शरी कार्बन आपका कैसे हो जाएगा, CH3 कार्बन CH3 और हाइड्रोजन। देखिए ये कार्बन एक तो इस CH3 से जुड़ा हुआ है, दूसरा इस CH3 से, और तीसरा इस CH3 थे, एक ही टाइम पे 3 कार्बनों से जुड़ रखा है। तो ये 3 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। तो ये होता है 3 डिग्री। और चौथी मैं बात करूंगा किसकी,
चौथी में बात करूंगा आपके 4 डिग्री कार्बन की, 4 डिग्री कार्बन की। तो 4 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूंगा कार्बन, इधर भी मैं CH3 जोड़ दूं, इधर भी मैं CH3 जोड़ दूं, इधर भी मैं CH3 जोड़ दूं और इधर भी मैं CH3 जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिग्री कार्बन एटम। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो बता दी मैंने बेसिक सी बातें। 4 डिग्री कार्बन एटम, ये डिग्री ऐसे में कार्बन की हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ये एक एक चीज बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन है जीओसी और ये बेसिक्स पढ़ के कुछ भी नहीं रह जाती हैं, आप लोग इस बात को समझिए। देखिए उसके बाद मैं कार्बन चेन के टाइप्स की बात करता हूं। कार्बन चेन के टाइप्स की बात करता हूं मैं, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन के टाइप की मैं बात करता हूं। कार्बन चेन का टाइप यानी एलिफेटिक में जो आप लोग देख रहे थे, एलिफेटिक में कौन कौन सी समझी थी आपने, एक स्ट्रेट चेन और दूसरी समझी थी आपने ब्रांच्ड चेन। क्या होती हैं ये दोनों चेनें, क्या होती हैं, क्या ये आपकी नॉर्मल चेन्स होती हैं या फिर इसमें कुछ खास बात होती है, आइए देखते हैं। पहले बात करेंगे हम स्ट्रेट चेन की, पहली बात करेंगे हम स्ट्रेट चेन की। और स्ट्रेट चेन क्या होगा, स्ट्रेट चेन बोलेंगे बच्चों जो कार्बन की चेन स्ट्रेट हो बिल्कुल, यानी आपने CH3 लिखा, CH2 लिखा, CH3 लिख दिया, आपने CH3 लिख दिया, CH2 लिख दिया, CH2 लिख दिया, CH3 लिख दिया, ये सब स्ट्रेट चेनें हैं। अब आप लोग बच्चे, कई बच्चों जो जिनका बेसिक बिल्कुल ही खराब होता है, वो इस तरीके से बुद्धि भी दौड़ा सकते हैं कि सर अगर मैं CH3 को यूं, CH2 यूं, CH2 यूं और CH3 क्या यूं लिख दिया, क्या ये स्ट्रेट चेन नहीं रहेगी। वो सोचते हैं कि बिल्कुल लीनियर ही चलना है तभी स्ट्रेट होगा। बेटा अगर आप यूं भी चल लोगे तो ये कोई अलग बात नहीं होगी, ये भी एक स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन ही ये होगी, स्ट्रेट चेन ये होगी। यानी आपका इस तरीके से मैं लिखूं, इस तरीके से लिख दूं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको मैं ए लिखता हूं, इसका नाम हो जाएगा मेथएथप्रोब्यूटेंट, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, और बी वाले का नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, ओह सॉरी ये भी 5 ही हो गया, इसको लिख देते हैं 6, यानी ये हो जाएगा हेक्सेन, इसको मैं लिख लेता हूँ हेक्सेन। तो ये पेंटेन और हेक्सेन टाइप की जो चेन्स होती हैं ये स्ट्रेट चेन में आती हैं। तो सर क्या मैं अगर कुछ इस तरीके से लिख दूं, CH3 लिख दिया मैंने और मैं लिख लूँ CH2 और फिर लिख दिया CH2, फिर लिख दिया CH2, फिर लिख दिया मैंने CH3 नहीं CH2, फिर लिख दूँ मैं CH2, फिर लिख दूँ मैं CH2, फिर लिख दूँ मैं CH2 और फिर लिख दिया मैंने CH3। तो सर क्या ये एक स्ट्रेट चेन नहीं रह जाएगी। अरे बालकों ये स्ट्रेट चेन ही है, ये स्ट्रेट सीधी सीधी चल रही है, सीधा सीधा रास्ता है। देखिए कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा आइटम नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सीधा सीधा जब भी रास्ता आपको दिखेगा तो ये स्ट्रेट चेन आएगी, स्ट्रेट चेन आ जाएगी बच्चों, स्ट्रेट चेन आ जाएगी, स्ट्रेट चेन आ जाएगी। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने। अब मैं ब्रांच चेन की बात कर लेता हूँ। अच्छा इसको कई बच्चे, अब देखिए क्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। अब चलते हैं आगे, आइए बात करते हैं ब्रांच्ड चेन की। ब्रांच्ड चेन की मैं अगर बात करूं तो ब्रांच्ड चेन किसे कहेंगे, क्या होता है आपका ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन की मैं अगर बात करूं तो ब्रांच्ड चेन देखिए ये था लीनियर और लीनियर का इधर मैंने निकाल दिया मुंह, तो ये हो जाएगी आपकी ब्रांच्ड चेन। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, इसको देखो, इसको इस तरीके से CH3 CH2 CH2 और CH3
CH3, तो यहाँ पे अगर मैं एक जोड़ दूँ इधर CH3, तो इसका ये एक स्ट्रेट चेन नहीं रह जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चेन सीधी चल रही थी, यहाँ पे ऊपर, और फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये एक स्ट्रेट चेन नहीं है, समझिए बात को, ये एक स्ट्रेट चेन नहीं है। स्ट्रेट सीधी सीधी चल रही थी, उसमें कोई साइड ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था। यहाँ पे ग्रुप जुड़ चुका है, तो ये एक स्ट्रेट चेन नहीं रहेगी, ब्रांच चेन रहेगी। इसको क्या कह देंगे? इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल और पेंटेन, इसको हम लोग कह देंगे। तो 3 मिथाइल पेंटेन आपका ये बन चुका है, और ये एक स्ट्रेट चेन ना होके ब्रांच्ड चेन है। तो सर और की अगर हम बात करें, लीजिए यहाँ पे निकाल दीजिए, लीजिए यहाँ पे निकाल दीजिए, सारी ब्रांच चेन हो जाएंगी अगर आप इस तरीके से कुछ लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। यहाँ पे 2 मिथाइल नाम हो जाएगा, और 4 के लिए क्या बोलते हैं? मेथ एट प्रोब्यूट, यानी इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 3 मिथाइल हैप्टेन या सेप्टेन। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आप ऐसा कैसे लिख रहे हैं? तो सब्र रखे बच्चों, पेशेंस कोई चीज़ होती है, तो पेशेंस होगा तो सब सीखोगे। और एक दिन में 1 घंटे में विद्वान बनने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग को क्लियर हो चुका है ब्रांच चेन भी, स्ट्रेट चेन भी हम लोग क्लियर हो चुका है, और ब्रांच्ड चेन भी हम लोग को क्लियर हो चुका है। तो मैं सीधे ही चैप्टर स्टार्ट करा सकता था, पर मैं हर किस्म के बच्चे के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जिनको कार्बन का ये भी नहीं पता कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसके लिए भी हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन समझ में आएगा। तो आप लोग इसको समझते चलिए। अब मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ। देखिए स्ट्रेट चेन तो सिंपल थी, अब ब्रांच चेन के टाइप्स की बात करेंगे। ब्रांच चेन समझ में आ चुका है, तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रांच्ड चेन। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांच्ड चेन? सबसे पहली बातें मैं करूंगा किसकी बारे में? सबसे पहले बात करेंगे हम आइसो एल्केन के बारे में। क्या होते हैं आइसो एल्केन? कई कंपाउंड आपने देखे होंगे कि उसके नाम के आगे सर आइसो लगा होता है, तो ये आइसो का क्या मतलब होता है? क्या ये आइसो और ये आइसो दोनों सेम है? जी बिल्कुल सेम बातें हैं। कभी किसी नाम कंपाउंड के आगे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आइसो प्रोपेन, आइसो ब्यूटेन, आइसो कुछ आप लोग सुनते आए हैं। तो ये आइसो वर्ड कहाँ पे होता है? क्या होता है सर ये आइसो ब्यूटेन? क्या होता है सर आइसो एल्केन? तो आइए समझते हैं हम लोग कि आइसो वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, और इसका क्या लेना और क्या देना होता है ब्रांच चेन से। क्या रिलेशन, क्या रिश्तेदारी होती है इसकी ब्रांच चेन से। तो आप लोग इतना ध्यान रखें। अगर मैं कहीं, देखिए इसका डेफिनेशन मैं लिख लेता हूँ जिन बच्चों को दिक्कत होती है। व्हेन one methyl group is present या अटैच्ड, तुम्हारी इच्छा है कुछ भी लिख सकते हो, प्रेजेंट इन या प्रेजेंट एट सेकंड एंड second last carbon atom are called iso compound या iso alkanes। अरे बाबा कुछ नहीं है, हिंदी में समझें तो ये बना दी चेन, गिन लो, कहीं से गिन लो 1 2 3 4 5, और इधर से गिन लो 1 2 3 4 5। तो कौन सा दो सर? ये वाला दो
सर कौन सा दो, सर ये वाला दो, और सर कौन सा दो, सर ये वाला दो, ये वाला दो, उल्टे से गिन लो, सुल्टे से गिन लो, और इनके सर पे लगा दो, इनके सर पे लगा दिया तुमने एक मिथाइल, और इसके सर पे, ये एक टाइम पे नहीं है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, कभी आपने इसका और दूसरे बारे में आपने क्या किया, दूसरे बारे में आपने कितने थे 5, आपने इसके सर पे लगा दिया, तो यहाँ पे एक वर्ड जुड़ जाता है जिसको बोला जाता है आइसो। आइसो इस पे इस्तेमाल हो जाता है। कैसे इस्तेमाल होता है आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। ये सब नोमेनक्लेचर चल रहा है, सब नोमेनक्लेचर चैप्टर के अंदर की चीजें चल रही हैं, यहाँ पे नोमेनक्लेचर आएगा, वहां पे हम लोग इनको अप्लाई करेंगे। अब सीधे देखिए आइसो का इस्तेमाल कहाँ पे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की मैं आप लोगों के साथ में बात करूँ तो आपने कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाया, इस तरीके को मैं अगर खोल के लिखूँ तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते, CH2 नहीं और CH3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4 मैंने भी बना दिया, 1 2 3 और 4, और तीसरी पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप था। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कार्बन होगा, और कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में होंगे, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर आप लोग कैसे कर लेंगे, इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कैसे कर लेंगे, इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो इसमें आइसो वर्ड का इस्तेमाल हो जाएगा, आइसो इस्तेमाल हो गया। अब गिन लीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और ये वाला भी काउंट होता है इसमें, याद रखना है ये वाला भी काउंट होगा, तो आइसोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा, आइसोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। तो क्या आपकी इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, आइसो का मतलब क्या होता है। अगर मैं अब सिंपली समझा मैं चुका हूँ, तो अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल लिखूँ तो इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पे ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आइसो, और इसका नाम 1 2 3 और एक ये भी काउंट हो जाता है। देखो सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो आइसो इस्तेमाल होगा, और जितने कार्बन होते हैं वो काउंट हो जाएगा। क्योंकि पेंटेन क्यों आया, पेंटेन तब आया जब यहाँ पे हमने 5 के 5 कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे काउंट होते हैं, तो 4 का मतलब ब्यूटेन, तो आइसो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, लीजिए मैंने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोडेकेन। 10 को डेक बोलते हैं और आइसोडेकेन इसका नाम हो जाएगा। तो आइसो वर्ड मैं आपको समझा चुका हूँ, आइसो वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे होता है ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है। दूसरे इस ब्रांच चेन की बात करें, ब्रांच चेन में दूसरी बातें मैं आप लोगों के सामने अगर रखूं तो दूसरी बात क्या होगी बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। दूसरे मैं ब्रांच चेन के टाइप की बात करूं तो इसमें बात करते हैं हम नियो एल्केन्स की। नियो एल्केन की बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पे आइसो क्या था, आइसो क्या था पहले देखो आइसो क्या था। आइसो था कि सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप मांगता था अपने आप को, और अगर इसी सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे नियो एल्केन। एग्जाम्पल सिंपली पहले वाले से ही हम समझ चुके हैं, पहले वाले का ही हम समझ चुके हैं। सिंपल यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। देखिए क्या हो जाएगा, आइए देखिए CH2 CH3, और यहाँ पे मैंने बना दिया CH3 और इधर बना दिया CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा 1। देखिए एक दूसरे कार्बन पे 2 CH3 आ गए ऊपर और नीचे, देखिए दूसरे कार्बन पे 2, अरे दिख रहा है, ये देखो दूसरे कार्बन पे 2 CH3 आ गए हैं ऊपर और नीचे, और तीसरा चौथा पांचवा,
छठवां, सातवां। नाम में ये भी काउंट हो जाएंगे, ये सिंपल नेम है, IUPAC में काउंट नहीं होते हैं, ये सिंपल नेम में काउंट हो जाते हैं। कैसे काउंट होते हैं देखिए, बता चुके हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा नियो और क्या हो जाएगा, देखो नियो और इसका नाम हो जाएगा, साथ हैं तो नियो हेप्टेन या नियो सेप्टेन भी कई लोग कह देते हैं, तो ये इसका नाम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं करूं तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH और CH3। देखिए यहाँ पे आपने CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया। यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था और ये 5 था, कि सर ये तो 4th पोजीशन पे आ गया, फिर कैसे न्यू लिख रहे हो आप। तो गधों, मेरे प्यारे गधों, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि जिधर से साइड ग्रुप लग जाएगा उधर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, उधर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, उधर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे में काउंटिंग आप लोगों को कर लेनी है, 3 4 5। तो यहाँ पे ऊपर CH3 और नीचे CH3, तो 5 6 7, इसको बोलेंगे हम नियो हेप्टेन, इसका नाम भी नियो हेप्टेन आएगा। यही आपका नियो हेप्टेन है। अगर मैं बात करूं, CH3 लिख दिया, कार्बन लिख दिया, CH3 लिख दिया। 4 डिग्री कार्बन एटम को कैसे पढ़ेंगे आप लोग, ये था 4 डिग्री, अभी पढ़े यहाँ 4 डिग्री कार्बन एटम। कैसे पढ़ेंगे इसको देखिए, कैसे पढ़ेंगे इसको देखिए, 1 2 1 2, दोनों साइड पे दोनों साइड से 2 ही पोजीशन पे आ रहा है, तो कैसे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 को बोलते हैं हम क्या, पेंटेन। तो यहाँ पे नियो पेंटेन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आप लोगों को आइसो और नियो शायद आपका क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आपका आइसो और नियो का बातें आप लोग कर चुके हैं। तो होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। 66 मिनट की क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आता है तो YouTube में अगर आप लोग देख रहे हैं, YouTube में अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें और कमेंट जो जैसा मैं कमेंट डिलीट नहीं, देखो भाई कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही डिलीट करने वाली स्थिति में उनके कमेंट्स होते हैं, जो ना अच्छा लिखेंगे ना बुरा लिखेंगे, वो कुछ अलग ही चीज़ें कमेंट्स में डाल देते हैं। ऐसे 2-4 दिन में हुआ है, क्योंकि आपके हेटर्स अगर आपके साथ नहीं हैं तो आप सक्सेस की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो कमेंट में आपको ये नहीं बोलता कि आप अच्छा ही लिखिए या बुरा ही लिखिए, जैसे आप फील करें हैं। जो चीज़ें आपको समझ में आई अगर हैं, आपको क्लास लेने में मज़ा आया तो आप लोग अच्छा भी लिख सकते हैं, बुरा लगा तो बुरा भी लिख सकते हैं। मैं डिलीट नहीं करूँगा, बस कायदे के हों। देखिए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो ये लीजिए, मैंने आपको थैंक यू भी बोल दिया क्लास लेने के लिए। और डाउट हो तो आपके पास मेरा नंबर ये अवेलेबल है ही, आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।